हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे यंग गर्ल्स में पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में। यंग गर्ल्स में किस एज में पीरियड्स को शुरू होना नॉर्मल माना जाता है और किस एज तक अगर बाय चांस पीरियड्स नहीं शुरू हो रहे हैं तो डॉक्टर को कंसल्ट करना ज़रूरी होता है। पीरियड्स की रेगुलरिटी और फ्लो कैसा होना चाहिए, पीरियड्स के साथ एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स के बारे में जानकारी लेंगे और ये भी पता करेंगे कि आजकल की सोसाइटी में सेक्स एजुकेशन यंग गर्ल्स में क्या और कैसे होनी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले यंग गर्ल्स में पीरियड्स का ऑनसेट या मेनार्की के बारे में। यंग गर्ल्स में पीरियड के ऑनसेट की जो एज होती है वो आजकल के समय में 11 से लेकर 13, 14 या 15 साल तक मानी जाती है। अब से कुछ समय पहले तक मेनार्की की एज 13, 14 या 15 साल होती थी, लेकिन धीमे धीमे समय के साथ ग्लोबल वार्मिंग और कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स के चलते ये एज धीमे धीमे कम हो रही है। किसी भी यंग गर्ल में मेनार्की कब होगी, इसके लिए कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक तो उसका ग्लोबल एरिया, किस जगह में वो रह रही है। जो कंपैरेटिवली वार्मर प्लेसेस हैं वहाँ पर मेनार्की थोड़ी जल्दी होती है एज कम्पेयर टू कूलर प्लेसेस। इसके अलावा जेनेटिक फैक्टर्स इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, यानी कि अगर किसी बेटी की माँ की जो उम्र थी मेनार्की, तकरीबन उसी एज पर पीरियड शुरू होना बेटियों में भी देखा जाता है। इसके अलावा बॉडी के वेट की वजह से भी मेनार्की का जो ऑनसेट है वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, पर आमतौर पर 10, 11 या 12 साल में पीरियड शुरू होने की एज को नॉर्मल माना गया है। अगर किसी वजह से पीरियड्स 8 साल से कम उम्र में आ रहे हैं या फिर 16 साल से ऊपर में नहीं आ रहे हैं तो ज़रूर डॉक्टर को कंसल्ट करना ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि पीरियड्स की रेगुलरिटी या फ्लो के बारे में। शुरुआत के दिनों में जब पीरियड्स शुरू होते हैं तो पीरियड्स एकदम साइक्लिकल पैटर्न में नहीं आते हैं, यानी कि जो यंग गर्ल्स हैं उनमें पीरियड्स हर महीने डेट पर आए ऐसा ज़रूरी नहीं है, और इस साइक्लिकल पैटर्न को इस्टेब्लिश होने में 2, 3 या 4 साल तक का समय लग जाता है। तो इसलिए अगर कोई बच्ची जो कि 11, 12 या 13 साल की है उसको पीरियड्स 2 महीने में या 3 महीने में आ रहे हैं तो उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। अगर किसी वजह से पीरियड्स ज़्यादा और हेवी हो रहे हैं तो ज़रूर, क्योंकि खून की कमी की वजह बन सकते हैं, डॉक्टर को सलाह करना ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि जब किसी छोटी बच्ची को पीरियड शुरू होते हैं तो कई बार कुछ हफ्ते या महीनों तक लगातार चल सकते हैं। ऐसी कंडीशन में इन बच्चियों में खून की कमी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, वीकनेस की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये पेरेंट्स की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर किसी बच्ची को पीरियड्स ज़्यादा आ रहे हैं, लंबे समय तक चल रहे हैं, तो ज़रूर अपने डॉक्टर को सलाह करें और प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। ऐसे केसेस में ट्रीटमेंट में कुछ दवाइयाँ दी जा सकती हैं जो कि कोई लॉन्ग टर्म में साइड इफ़ेक्ट्स नहीं करती हैं। बहुत बार लोगों के दिमाग में ये मिथ होता है कि अगर पीरियड रोकने के लिए कोई दवा देंगे तो पीरियड अंदर इकट्ठा हो जाएगा या शरीर में गंदा खून इकट्ठा हो जाएगा जो कि नुकसान करेगा। ये एक पूरी तरीके से भ्रांति है। पीरियड्स में जो भी ब्लड आता है वो बच्चेदानी की जो झिल्ली होती है, यूट्रस की जो झिल्ली होती है जिसको कि एंडोमेट्रियम कहते हैं, उसकी शेडिंग की वजह से आता है। और चूँकि यंग गर्ल्स में हार्मोनल पैटर्न पूरी तरीके से मैच्योर नहीं होता है, पूरी तरीके से परिपक्व नहीं हो पाता है, तो ये जो ब्लीडिंग होती है वो इर्रेगुलर हार्मोनल सिक्रीशंस की वजह से होती है। और अगर पीरियड को रोकने के लिए दवा दी जाती है तो हार्मोन्स की बैलेंसिंग की वजह से वो ठीक हो जाता है, और ये नहीं होता है कि पीरियड अंदर यूट्रस में इकट्ठा हो रहा है तो वो बाद में आगे चलकर नुकसान करेगा। तो इसलिए पीरियड्स अगर हेवी आ रहे हैं, लंबे समय तक चल रहे हैं, तो ज़रूर अपने डॉक्टर से सलाह करें। अब बात करते हैं कि पीरियड्स के दौरान एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स के बारे में। कभी कभी पीरियड्स के साथ बहुत ज़्यादा पेट में दर्द, उल्टी, चक्कर, घबराहट, चिड़चिड़ाहट, इस तरीके की परेशानियां हो जाती हैं। इन सभी परेशानियों को कलेक्टिव टर्म में PMS कहा जाता है, यानी कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। बहुत बार ये प्रॉब्लम्स पीरियड शुरू होने के 2 या 3 दिन पहले से शुरू हो जाती हैं। इसकी वजह होती है शरीर में होने वाले एक हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन की अधिक मात्रा जो कि पीरियड से जस्ट पहले होती है, और ज़्यादातर केसेस में ये प्रॉब्लम्स पीरियड शुरू होने के साथ काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स को डायग्नोज करना, आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। बहुत बार महिलाएं खुद से इस बात को बताती हैं कि पीरियड्स आने से पहले उन्हें इस तरीके की शिकायतें आती हैं। इनसे बचने के लिए सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली और आसान तरीका है कि इन दिनों आप अपने खाने पीने में थोड़ा सा बदलाव करें। जब भी महिला को पीरियड आने वाला है या किसी बच्ची को पीरियड आने वाला है तो पीरियड से कुछ दिनों पहले डाइट में विशेषकर ध्यान रखना होता है कि हल्का और अच्छे से हजम होने वाला खाना खाएं, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक से बचें, ज़्यादा स्पाइसी खाने, ज़्यादा ऑयली खाने से बचें, क्योंकि ये सब चीज़ें पीरियड्स की प्रॉब्लम्स को एग्रेवेट करती हैं। पर फिर भी अगर ये प्रॉब्लम्स रह रही हैं
तो आप अपने डॉक्टर से सलाह करके इसके बारे में दवाइयाँ ले सकते हैं। तो इसलिए प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के बारे में जागरूक रहना, ट्रीटमेंट लेना और कुछ सावधानियों को बरतना इसको पूरी तरीके से ठीक कर सकता है। अब बात करते हैं कि पीरियड्स के बीच में अगर इरेगुलर ब्लीडिंग्स आ रही हैं तो उसकी क्या वजह हो सकती है। कभी 1 या 2 साइकिल्स में अगर पीरियड्स के बीच में इरेगुलर ब्लीडिंग आ रही है तो ये परफेक्टली नॉर्मल हो सकता है। कभी कभी थोड़े हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस के चलते पीरियड्स के बीच में 1 या 2 स्पॉट आना एक नॉर्मल फीचर है। पर अगर पीरियड्स के बीच में हल्की फुल्की स्पॉटिंग या बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज आ रहा है तो ये किसी लोकल पैथोलॉजी की इंडिकेशन हो सकता है। कभी कभी गर्भाशय के मुंह पर या सर्विक्स जिसे कहते हैं छोटी मोटी गांठ या पॉलिप हो सकता है, जिसको कि एक बहुत छोटी सी सर्जरी से रिमूव करके पीरियड्स को रेगुलर किया जा सकता है। तो अगर आपको इस तरीके की कोई प्रॉब्लम महसूस हो रही है कि पीरियड्स के बीच में स्पॉटिंग आ रही है तो ज़रूर अपने डॉक्टर को सलाह करें। इसके अलावा कुछ हार्मोनल फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि पीरियड्स के फ्लो और पीरियड्स के बीच में आने वाली ब्लीडिंग को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में अपने डॉक्टर से सलाह करके आप इन्वेस्टिगेशन या जांचें करा सकते हैं और इन चीज़ों को चेक करके और इनका ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि पीरियड्स के दिनों में अगर फ्लो ज़्यादा हो रहा है तो किस तरीके से उसे मैनेज किया जाए। पीरियड्स के दिनों में होने वाले फ्लो को काफ़ी लंबी रेंज में रखा गया है, जो कि 30 से लेकर 80 ml तक के ब्लड को नॉर्मल माना गया है। 30 ml ब्लड का मतलब है कि तकरीबन एक जो रेगुलर पैड यूज़ किया जाता है उसमें 10 से 20 ml ब्लड जो होता है वो ठीक से एब्जॉर्ब हो पाता है। तो 30 ml फ्लो आ रहा है यानी कि पूरे साइकिल में आपको 3 से 4 पैड्स की ज़रूरत पड़ेगी। वहीं किसी बच्ची को या महिला को अगर 80 ml तक का फ्लो आ रहा है तो उसे 8 से 10 पैड्स की ज़रूरत पड़ सकती है। और ये जो फ्लो का पैटर्न होता है हर महिला का इंडिविजुअल होता है। किसी महिला को 2 से 3 पैड्स पर साइकिल यूज़ करने पड़ सकते हैं, पर किसी को 7 से 8 पैड्स भी यूज़ करने पड़ सकते हैं। पर अगर आपके पैटर्न में कोई चेंज आ रहा है, यानी कि शुरुआत में आपको फ्लो कम आता था, 2 से 3 पैड्स यूज़ करने पड़ते थे, लेकिन अभी रिसेंटली किसी वजह से फ्लो ज़्यादा हो गया है, तो ज़रूर आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। यहीं पर एक बात मैं ऐड करना चाहूँगी साइकिल के ड्यूरेशन के बारे में। नॉर्मली ये माना जाता है कि पीरियड की साइकिल का ड्यूरेशन 28 से लेकर 30 दिन तक का नॉर्मल होता है, लेकिन इसमें भी काफ़ी बड़ी रेंज होती है। 25 से लेकर 45 डेज तक का जो साइकिल का ड्यूरेशन होता है इसको नॉर्मल कंसिडर किया जाता है। तो किसी महिला को अगर रेगुलरली 1.5 महीने पर या 1 महीने 10 दिन पर पीरियड्स आ रहे हैं और पीरियड्स में फ्लो ज़्यादा नहीं है और कोई अदर एसोसिएटेड प्रॉब्लम नहीं है तो ये टोटली नॉर्मल हो सकता है। तो इसलिए अगर आपको पीरियड्स के पैटर्न में कोई चेंज महसूस हो रहा है तो ज़रूर अपने डॉक्टर से सलाह करें। अदरवाइज़ अगर आपके पीरियड्स रेगुलर 1.5 महीने पर आ रहे हैं तो ये टोटली नॉर्मल हो सकता है। इसके अलावा एक और मिथ है कि अगर किसी महिला को पीरियड्स 1.5 महीने पर आ रहे हैं या ज़्यादा समय पर आ रहे हैं तो वो इस बात को मान के चलती हैं कि अगर पीरियड लंबे समय पर आ रहा है तो फ्लो ज़्यादा होना नॉर्मल है। एक लिमिट से ज़्यादा फ्लो होना नॉर्मल नहीं है और कई बार ये शरीर में खून की कमी जैसी परेशानियों को न्योता दे सकता है। तो इसलिए अगर आपको लग रहा है कि पीरियड्स आपके लगातार हेवी आ रहे हैं तो ज़रूर अपने डॉक्टर से सलाह कीजिए। अब मैं बात करना चाहूँगी सेक्स एजुकेशन के बारे में। आजकल हमारी सोसाइटी में सेक्सुअल एजुकेशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, विशेषकर लड़कियों को। लड़कों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पर लड़कियों के लिए इसके कुछ ज़्यादा लंबे परिणाम हो सकते हैं, इसलिए उनको इस बारे में जागरूक करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। सोसाइटी में आने वाले चेंजेस की वजह से जो सेक्सुअल एक्टिविटी का ऑनसेट है वो काफ़ी जल्दी हो गया है। एक स्टडी में देखा गया है कि तकरीबन 2.5% बॉयज़ और 9% गर्ल्स 15 साल से पहले की उम्र में सेक्सुअली एक्टिव हो जाते हैं। तो इस बारे में उनको जानकारी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत बार बच्चे ये जानकारी इंटरनेट या मीडिया के ज़रिए लेते हैं, जो कि कई बार मिथ हो सकता है, भ्रांतियाँ हो सकती हैं या मिसगाइडिंग हो सकते हैं। तो इसके बारे में पेरेंट्स का फ़र्ज़ है कि वो अपने बच्चों को इसके बारे में गाइड करें। और जहाँ पर सेक्सुअल एक्टिविटी शुरू हो जाती है यंग गर्ल्स में, तो उन्हें कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में जानकारी देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यंग गर्ल्स में कॉन्ट्रासेप्शन के लिए सबसे ज़्यादा सूटेड तरीका होता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ये पिल्स रेगुलर ली जाती हैं। ये 21 डेज़ के पैक में आती हैं और यंग गर्ल्स में बहुत लो डोज की पिल्स इफ़ेक्टिव होती हैं, अच्छे से काम करती हैं। इनको लेने का पैटर्न होता है कि पीरियड के 2nd या 3rd डे में ओरल पिल्स को स्टार्ट किया जाता है। 21 डेज़ का जो पैक होता है उसको 1 टैबलेट पर डे बेड टाइम पर लिया जाता है। अगर कोई यंग गर्ल सेक्सुअली एक्टिव है लेकिन जो उसकी सेक्सुअल एक्टिविटी है वो इरेगुलर है,
यानी कि कभी कभार वंस इन अ वाइल सेक्सुअल कांटेक्ट हो रहा है तो ऐसे केसेस में इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन भी लिया जा सकता है, लेकिन किसी भी तरीके की दवा लेने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करिए। तो पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन है। तकरीबन 20 से 30% महिलाओं को अपने लाइफ टाइम में पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए कंसल्टेशन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन सही जानकारी और सही इलाज के साथ इसको पूरी तरीके से ठीक किया जा सकता है। जागरूक रहिए, स्वस्थ रहिए और खुश रहिए।